इस वीडियो में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम इज। हमें एक ऑसिलेटिंग सिस्टम गिवन है, हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सिस्टम अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों जो स्प्रिंग्स हैं वो अटैच हैं सीरीज में। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए उनके रेसिप्रोकल को ऐड किया जाता है। जैसे कैपेसिटर्स के अंदर कैपेसिटर पैरेलल में अटैच हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा K1 K2 और न्यूमरेटर में आएगा K1 प्लस K2। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 आएगी। जो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब यहाँ पर जो K आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा, मीन्स टोटल आएगा। इस K की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो K की वैल्यू हमारे पास क्या है K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो ये जो डिवाइड हो रहा है K1 प्लस K2 ये न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m टाइम्स K1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1 K2। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? अल्फा। Next question, question number 2. A particle undergo simple harmonic motion have time period t. The time taken in 3/8 oscillation is. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू t है, तो कहता है टाइम कितना होगा 3/8 ऑसिलेशन में। सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन, इसका जो हमारे पास टाइम होता है दैट इज इक्वल टू t। अगर एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो t है, जो टाइम पीरियड है, तो अगर हमारे पास 3/8 वाइब्रेशन हो तो क्या करेंगे, हम 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे t से, तो 3/8 टाइम्स टोटल टाइम पीरियड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें। जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, कैंसिल हो जाएगा f, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। फोर्थ क्वेश्चन, द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर्म एडजॉइन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज। जो हमारे पास एक ओवरऑल स्प्रिंग सिस्टम गिवन है उसे हमने टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो ये दो स्प्रिंग पैरेलल हैं और ये थर्ड 2 के उनके साथ सीरीज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैरेलल में है उनको सॉल्व करेंगे, तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल आएगा वो 2 के आएगा। अब ये 2 के और ये 2 के ये दोनों आपस में सीरीज के अंदर है, और सीरीज में हम लोग जानते हैं कि टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल को ऐड किया जाता है। तो 1/2 के प्लस 1/2 के दैट विल बी इक्वल टू 2/2 के। 2 कैंसिल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर अल्फा। फिफ्थ क्वेश्चन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एट मीन पोजीशन इज। मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम पे टॉर्क कितनी अप्लाई होती है? देखिए, अगर तो हमारे पास पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर होता तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो उसको दोबारा मीन की तरफ लेकर आती है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ है तो दैट फोर्स इज mg साइन थीटा। ये वेट का कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट L के परपेंडिकुलर, तो टॉर्क होती है mg साइन थीटा। लेकिन मीन पोजीशन के ऊपर हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड है। अब वेट डाउनवर्ड है और ये हमारे पास L। अब यहाँ पर देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन में से। इसका मतलब मीन पॉइंट के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क प्रेजेंट नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेल्टा 0, क्योंकि टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर फोर्स का होना ज़रूरी है। तो इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन बनेगी रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हम ऑप्शंस को देखें mgl साइन थीटा, mgl कॉस थीटा, तो इनके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनता है? वो डेल्टा बनता है। और एक और चीज़ याद रखें कि टॉर्क का रिलेशन हमारे पास पेंडुलम में mgl साइन थीटा होता है, और फॉर शॉर्ट एंगल हम कहते हैं ये mgl थीटा है। तो मीन पॉइंट के ऊपर थीटा 0 है, तो मीन पॉइंट पे अगर थीटा 0 है
तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? अ सिंपल पेंडुलम इज सेट अप इनसाइड अ लिफ्ट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम व्हेन द लिफ्ट इज। एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास लिफ्ट के अंदर है, तो कहता है पीरियड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। हमने लिफ्ट के केस को डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास लिफ्ट जब एक्सेलेरेट करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो टाइम पीरियड के रिलेशंस क्या हैं? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए। ये फार्मूला अप्लाई होता है जब एलिवेटर एक्सेलेरेट करे अपवर्ड, और इससे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। और दूसरा केस हमारे पास होता है कि अगर जो एलिवेटर है वो एक्सेलेरेट करे डाउनवर्ड, तो अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो तब टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए, और यहाँ से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा, तो आंसर होगा व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलेरेटिंग डाउनवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन। और कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगा तो याद रखें एक्सेलेरेशन 0, तब टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7। The motion of projection of a particle describing uniform circular motion on the diameter is। अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रोजेक्शन की मोशन उस पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है वो क्या होगी। हम जानते हैं कि जो बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है ऑन द डायमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, बीटा है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, चार्ली है सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, एंड डेल्टा इज नाइदर पीरियोडिक नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और मोशन क्या है? पीरियोडिक। तो 7th का आंसर अल्फा होगा। 8th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज टी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ मास इज क्वाड्रपल्ड। हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो टी है। तो कहता है अगर मास 4 टाइम्स हो जाए तो तब हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। सिंपल, टाइम पीरियड का रिलेशन 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का मास के अंडर रूट से रिलेशन है। तो अगर मास की वैल्यू को क्वाड्रपल कर दिया जाए 4 टाइम्स, तो 4 का अंडर रूट 2, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर अल्फा। 9th क्वेश्चन, 3 masses of 500 gram, 300 gram and 100 gram are suspended at the end of a spring as shown and are in equilibrium. When the 500 gram mass is removed, the system oscillates with period 2 seconds. When the 300 gram mass is also removed, it will oscillate with the period of। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि 3 मैसेज हैं 300 ग्राम, 500 ग्राम और 100 ग्राम, जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कहता है कि व्हेन 500 ग्राम मास इज रिमूव्ड, जब 500 ग्राम वाले को रिमूव कर देते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड हो जाती है। तो कहते हैं जब 300 ग्राम वाले को रिमूव करेंगे तो फिर टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन कंडीशन बेस है, इसमें देखें हमारे पास जो टोटल मास है इस सिस्टम के अंदर वो है 500, 300 एंड 100 ग्राम। तो टोटल मास अगर देखें 500, 300 और 100 ग्राम, तो ये मास हमारे पास आ गया टोटल 900 ग्राम। अब पहले हमारे पास इससे अगर मैं देखता हूँ कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आती है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो सिंपल हम यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास। तो 2 पाई अंडर रूट एम ओवर 900, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 0.9 किलोग्राम है। तो मास की वैल्यू यहाँ मैं अगर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये मास है 0.9 और डिवाइड किससे हो रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट से। अब पहली कंडीशन में वो ये कहता है कि हमने 500 ग्राम को रिमूव किया। जब 500 ग्राम को रिमूव किया तो मास कितना रह जाएगा? टोटल है 900 और 900 में से अगर 500 को रिमूव कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 400 ग्राम, इसका मतलब 0.4 किलोग्राम। और इसकी वजह से जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो कितनी है? 2 सेकेंड। अब नेक्स्ट केस में वो कहता है कि अगर 300 ग्राम को भी रिमूव कर दिया जाए, तो 300 ग्राम को रिमूव करने का मतलब होगा कि 400 में से आप 300 मज़ीद सब्ट्रैक्ट कर दें तो 400
-300, तो ये रह गया 100 ग्राम, और 100 ग्राम कितना है? 0.1 ग्राम। तो अब हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? अब इसका मेथड ये है कि आप जो पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड है वहाँ से आप फाइंड कर लें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को, और वहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आए उसको सब्स्टिट्यूट कर दें जो नेक्स्ट केस है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि इनको डिवाइड कर दें, कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, हमारा मैथ्स डिफरेंट है, तब भी हमारे पास न्यू टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों रिलेशंस को लिख लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड के फार्मूला से, वो आएगी टाइम पीरियड जो 2 है, अंडर रूट मैस जो कितना है 0.4, और डिवाइड किससे हो रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो लेट से के है। दूसरे केस में मैं अगर फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा? टी डैश जो मैस मेरे पास है वो कितना है? 0.1, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करूंगा तो 2 ओवर टी डैश इज इक्वल टू के से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 0.4 ओवर 0.1। अब 0.4 और 0.1 इसको सॉल्व करना आसान है। अब 0.4 को लिख सकते हैं 4 10⁻⁻1, और 1 को भी लिख सकते 0.1 को भी लिख सकते हैं 1 10⁻⁻1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, और ये आ गया 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है, इसको मैं टी डबल प्राइम से शो कर देता हूँ, वो 1 सेकेंड। तो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन में रिपीट कर दूं कि जब 500 ग्राम को रिमूव किया, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी, टाइम पीरियड का 2 सेकेंड है तो टाइम पीरियड अंडर रूट m ओवर के, वो इक्वेशन ये आ गई। फिर जब 300 ग्राम को रिमूव कर दिया तो मैथ्स कितना रह गया? 400 पहले रह गया था, -300 100 ग्राम। अब टाइम पीरियड मैंने बोल दिया टी डबल डैश, अब इक्वेशन बन गई टी इज इक्वल टू अंडर रूट m ओवर के से ही है। दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो के है, और के गिवन नहीं है, तो क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दें, के कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से टी डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज डबल्ड, द न्यू टाइम पीरियड विल बी। अगर सेकंड पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, लेंथ और टाइम पीरियड का हमारे पास जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्ट है, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सिंपल मेथड है कि हमें रिलेशन पता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है अंडर रूट के आने की वजह से वो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये सेकंड पेंडुलम है तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2, दैट विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, इफ अनदर गर्ल सिट्स अलोंग विद हर विदाउट डिस्टर्बिंग हर मोशन, द पीरियड ऑफ द स्प्रिंग इज। एक गर्ल बैठी हुई है स्विंग में, अगर उसके साथ एक और गर्ल आके बैठ जाती है और उसकी मोशन डिस्टर्ब नहीं होती, तो फिर हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा स्विंग का वो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे पास मैस के ऊपर पेंडुलम के टाइम पीरियड की कोई डिपेंडेंस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्विंग है तो स्विंग के अंदर विदाउट डिस्टर्बेंस, अगर पहले एक गर्ल थी, अब अगर एक और गर्ल आके बैठ जाती है, तो मैस चाहे बढ़े या कम हो, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो 11th क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर उसके बैठने से हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, तो लेंथ डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में वो कहता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मीन्स लेंथ सेम रह रही है, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्राफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर्सेज इट्स लेंथ इज। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड और लेंथ का ग्राफ हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हमें अगर दो क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन पता है तो हम इजीली उनके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का लेंथ के अंडर रूट के साथ रिलेशन होता है। तो जो ग्राफ होगा उसकी शेप क्या होएगी? पैराबोलिक, या वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। तो टी और एल का ग्राफ होगा तो इसकी शेप पैराबोलिक होगी। और यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो
कोई वेरिएबल डिफरेंट तो नहीं है, अलॉन्ग वाई टाइम पीरियड है, अलॉन्ग एक्स लेंथ है। तो ग्राफ की जो शेप होनी चाहिए वो यूँ होनी चाहिए, लाइक दिस। अब वैल्यूज़ हमारे पास इतनी क्लियर नहीं है ग्राफ के अंदर कि अगर हम देखें कि हमारे पास क्या टी और एल ही है हर एक में, तो यहाँ इनमें से कोई भी जो ग्राफ है वो करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ सपोज कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन हम ये कर लेते हैं कि हमें एग्जामिनर ने जो L है उसकी जगह अलॉन्ग एक्स एक्सिस अंडर रूट एल दिया हुआ है। तो अगर ये अंडर रूट एल है हर एक में, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उनमें से कोई शेप बन सकती है और वो स्ट्रेट लाइन वाली है। लेकिन उसमें भी गलती है, ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि लेंथ ज़ीरो, तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं बनती। तो इसमें और हम चेंज क्या कर सकते हैं, फिर हम ये चेंज कर सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को रिवर्स करते हैं। और वेरिएबल को रिवर्स करने का मतलब ये होगा कि ग्राफ में अलॉन्ग वाई जो क्वांटिटी है उसको एक्स पे ले जाएं, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ फिर शेप बन जाएगी कि यहाँ लेंथ है और यहाँ टाइम पीरियड है, फिर ग्राफ अल्फ़ा बनेगा। और ये मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका क्या है कि जो ग्राफ गिवन हो, अगर हमने उसके एक्सिस को रिवर्स करना है तो उसको 90 पे रोटेट करते हैं ग्राफ को। ग्राफ 90 पे रोटेट करें और उसको इन्वर्ट करके देख लें तो ये ग्राफ की शेप बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्राफ बनता है अल्फ़ा। और दूसरा तरीका इसको अगर हम देखें वो क्या है कि टी का रिलेशन अंडर रूट एल से है, तो जब स्क्वायर लेंगे तो एल का रिलेशन टी की पावर 2 से है, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में करेक्शन होगी, इसमें अलॉन्ग वाई सब में एल होगा, अलॉन्ग एक्स टाइम पीरियड होगा। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ग्राफ बनेगा वो अल्फ़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन इट्स फेज वुड बी। अगर हमारे पास बॉडी अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करती है एक्सट्रीम से, तो हमारा फेज क्या होगा, इनिशियल फेज जिसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट दो हो सकते हैं, राइट एक्सट्रीम भी हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम भी हो सकता है। अगर राइट एक्सट्रीम है तो 90, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम है तो 270, तो π/2 या 3π/2 दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगी डेल्टा। तो अगर मीन होता तो फिर 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एज अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग इंक्रीजेज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उसको इंक्रीज करते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्या फ़र्क आता है। देखिए हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं उसके फार्मूला को लिखता हूँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फॉर स्प्रिंग सिस्टम √k/m। तो मैस डिनोमिनेटर में मैस इंक्रीज करेगा तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन, द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम ग्राफ विल बी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ये पूछा है कि फोर्स टाइम ग्राफ कैसा होगा। फोर्स का एक्सेलेरेशन के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अब फोर्स का अगर ग्राफ एक्सेलेरेशन के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो एक्सेलेरेशन का डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ गिवन है, तो इससे अगर मैं एक्सेलेरेशन के ग्राफ को ड्रॉ करूं तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ इसके क्या होगा, रिवर्स। मीन्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है एक्सेलेरेशन नेगेटिव, और जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। फिर जो ग्राफ हमारे पास एक्सेलेरेशन का होगा वही ग्राफ किसका होगा, फोर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारे पास, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेशन इज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, टाइम पीरियड। अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वेरिएबल है वो यहाँ पर टाइम है, और जितना टाइम हमारे पास एक ऑसिलेशन में, एक वाइब्रेशन में लगता है वो टाइम पीरियड है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है, एक ऑसिलेशन है, तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, ये टाइम पीरियड होगा। और यूनिट इसका क्या है, सेकंड। तो मीन्स मैं यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू 0.4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 0.4 को सॉल्व करना है तो 0.4 को 4/10 लिखा जा सकता है,
तो ये 10 डिवाइड बाय 4 2.5 हर्ट्ज आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 16 की क्या है? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके बारे में ये कहा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब मीन पोजीशन को क्रॉस किया जाता है तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, और मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो 17 का आंसर अल्फा। 18th, a body executing simple harmonic motion with amplitude A, the displacement of the body at quarter of the time period is। हमारे पास एम्पलीट्यूड ए है, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब टाइम पीरियड का क्वार्टर होगा। अब टाइम पीरियड के क्वार्टर का मतलब क्या है? टाइम t/4 इसका मतलब होगा, और टाइम t/4 का मतलब है कि बॉडी जो वाइब्रेटिंग है वो मीन पॉइंट से कहाँ तक जाती है? एक्सट्रीम पॉइंट तक। तो मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होती है? एम्पलीट्यूड के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m placed on a frictionless surface. If each spring has spring constant k, the frequency of oscillation of the block is। दो स्प्रिंग्स हमारे पास अटैच हैं एक ब्लॉक मास m के साथ, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी? ये स्प्रिंग दोनों सीरीज में है, और पहले भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को कि स्प्रिंग अगर हमारे पास सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उनके रेसिप्रोकल को ऐड किया जाता है। तो 1/k प्लस 1/k ये आएगा 2/k, तो रेसिप्रोकल लें तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट k/2। अब रिक्वायर्ड है हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट k/m। तो जो k की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो 1/2 पाई अंडर रूट k/2 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। जब मास m है तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड, अगर मास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो तब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड का मास स्प्रिंग सिस्टम में मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हमारा जो मास है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो 4 का अंडर रूट 2, तो टाइम पीरियड जो होगा वो पहले से डबल हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो अब 1 का डबल 2 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 21. A mass is suspended by two springs of force constant K1 and K2 respectively. The total elongation of the two springs is। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक मास m अटैच है दो स्प्रिंग्स के साथ जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है। तो फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो टोटल इलोंगेशन होगी इन दो स्प्रिंग्स की वो क्या होगी। फोर्स इज इक्वल टू kx हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इलोंगेशन इक्वल होगी फोर्स डिवाइड बाय टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स यहाँ पर वेट के इक्वल है, वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम mg। अब k क्या होगा? अब यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग जो हमारे पास हैं ये किस में है? सीरीज में, और पहले भी हम सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? जब हम 1/k1 प्लस 1/k2 से सॉल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा k1 k2 और ऊपर आएगा k1 प्लस k2। हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये आएगा ऊपर सिंपल प्रोडक्ट और नीचे आएगा सम। इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, जब k की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लॉन्गेशन हमारे पास आ जाएगी mg टाइम्स k1 प्लस k2 डिवाइड बाय k1 k2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 22। A simple harmonic oscillator has time period t. The time taken by it to travel from extreme position to half the amplitude। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, टाइम पीरियड की वैल्यू t है, कहता कितना टाइम लगेगा उसको एक्सट्रीम पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ तक ट्रैवल करने में।
हम जानते हैं कि जब मोशन हमारे पास एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की उसमें कॉज आता है, क्योंकि फेस कांस्टेंट 90 है तो साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मैं टाइम की फॉर्म में लिखूंगा। अब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ एक्स की जगह एक्स नॉट बाई 2 और ओमेगा मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2 पाई ओवर टाइम पीरियड से। एक्स नॉट से कैंसिल होगा, कॉज लेफ्ट पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉज इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इंटू टी। अब कॉज इन्वर्स 1/2 क्या होता है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो कॉज इन्वर्स 1/2 60 और 60 होता है पाई/3, तो पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इंटू टी। पाई कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम होगा t/6। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ t/6 एंड दैट इज अल्फा। Question 23. A body of mass 5 kg is executing simple harmonic motion with amplitude 10 cm. The displacement at which its velocity is half of its maximum value. बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जहां वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ होगी। अब कंडीशन अगर हमें समझ आ जाए हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होगी, और इसके अलावा हमें जो डाटा गिवन है, मास गिवन है 5 किलोग्राम और हमें इसके अलावा एम्पलीट्यूड गिवन है एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। आंसर भी सेंटीमीटर में, इसलिए मैं एम्पलीट्यूड के यूनिट को चेंज नहीं करूंगा। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। ये फार्मूला है जो वी नॉट एक्स और एक्स नॉट की फॉर्म है। मैथ्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। v कहता है मैक्सिमम का हाफ, तो v की जगह वी नॉट बाय 2, और यहाँ पर हमें जो गिवन है एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 का आ जाएगा स्क्वायर। वी नॉट से कैंसिल हो गया। अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वो 100 होगा। अब साइड चेंज करें तो एक्स स्क्वायर ओवर 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 3/4 होगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर 100 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स 100। अब यहाँ पर अंडर रूट ले लें, जब अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट 3, 10 का अंडर रूट 10 और 4 का अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 10/2 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 टाइम्स अंडर रूट 3 और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 23 का क्या है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर इज। मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर। तो 24 में मैक्सिमम स्पीड मीन पर उसका फार्मूला होता है एक्स नॉट ओमेगा। अब डाटा टाइम पीरियड की फॉर्म में, तो ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करें, आंसर सेंटीमीटर में, इसलिए मैं एम्पलीट्यूड के यूनिट को चेंज नहीं करूंगा। एम्पलीट्यूड 2 है और टाइम पीरियड की वैल्यू 0.5 मीन्स 1/2, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 4, 4 × 2 8, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8 पाई और यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25। A mass spring system executes simple harmonic motion with period t. If the spring is replaced by another spring of twice the spring constant in first case, the time period of the new system will be. एक मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो t है। कहते हैं अगर हम स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं एक और स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले से डबल है, तो अब टाइम पीरियड न्यू सिस्टम का क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का और स्प्रिंग कांस्टेंट का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k।
तो अगर रिलेशन इन्वर्स है और हमें यहाँ पर कंडीशन ये दी गई कि स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर अंडर रूट है, तो मीन्स टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। और 1/√2 क्या होता है 0.707, तो 0.707 टाइम्स एक्चुअल टाइम पीरियड। करेक्ट ऑप्शन क्या है डेल्टा। (26th question) A 1 kilogram mass is suspended from a spring which is now stretched by 1 centimeter. It is allowed to oscillate. Its time period will be. क्वेश्चन नंबर 26 में हमें वो कहता है कि मैस है 1 किलोग्राम, एक स्प्रिंग के साथ इसको सस्पेंड किया हुआ है जो स्ट्रेच हो रहा है कितना बाय 1 सेंटीमीटर। अगर यही स्प्रिंग ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। ये वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है और वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का रिलेशन हमने क्या ड्राइव किया था 2π√x/g। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इलोंगेशन की, और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें कि हमें √g इसकी वैल्यू पता है कि अप्रॉक्सीमेटली पाई के इक्वल होती है। तो पाई जब हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा √g से तो ये फार्मूला सिंपल रह जाएगा 2√x। अब इलोंगेशन हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1/100 और 100 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 10, तो 2/10 आंसर विल बी 1/5 सेकेंड। तो 1/5 सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी यहाँ पर डेल्टा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज वैल्यू गिवन बाय t is equal to 2π√g। If g is 9.8 meter per second square, the length of a simple pendulum will be। 27 क्वेश्चन में कहता है कि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड हमारे पास जो है वो 2π√g है, g की वैल्यू 9.8 है, तो उस पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू क्या होगी। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास 2π√L/g होता है और यहाँ जो टाइम की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 2π/√g। तो यहाँ पर देखें क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, 2π से कैंसिल हो जाता है, √g से कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 1 is equal to √L। तो स्क्वायर लेंगे तो लेंथ की वैल्यू 1 मीटर और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 इफ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम मरी टू कराची देन इट्स टाइम पीरियड इज। अगर हम सिंपल पेंडुलम को मूव करवा देते हैं मरी से कराची तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मरी और कराची में डिफरेंस क्या है, मरी और कराची में सी लेवल से हाइट का डिफरेंस है। तो मरी की सी लेवल से हाइट ज़्यादा है, कराची सी लेवल के, इसका मतलब क्या हुआ जी की वैल्यू हाइट पे जाने से कम होती है, तो मरी की हाइट ज़्यादा है तो मरी पे जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू कराची। अब टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/g होता है। तो मरी से कराची अगर जा रहे हैं तो मरी से कराची जाते हुए जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। याद रखिएगा हमारे पास हाइट के साथ और डेप्थ के साथ दोनों के साथ जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। हाइट पर जाने से भी जी डिक्रीज करता है और डेप्थ पे जाने से भी जी डिक्रीज करता है। जी की वैल्यू मैक्सिमम सरफेस पे होगी और सरफेस पे अगर पूछा जाए किस पॉइंट पे तो इक्वेटर पे पोल्स पे मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आया आपने देखना है कि मोशन कहाँ पर है। माउंटेन्स हाइट है जी डिक्रीज करेगा, माइंस डेप्थ है जी डिक्रीज करेगा, अर्थ के सेंटर पे जी 0। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज v एट मीन पोजीशन इफ एम्पलीट्यूड इज डबल द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी v मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी v है, अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाए तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड से रिलेशन डायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू डबल हो जाएगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी 2b बीटा। क्वेश्चन नंबर 30 अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f
विद विच फ्रीक्वेंसी इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको डिस्कस हमने किया था 2f। रीज़न, एक वाइब्रेशन में 2 दफ़ा काइनेटिक मैक्सिमम और 2 दफ़ा मिनिमम, तो 2 रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 2f। सेम क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का होता तब भी आंसर क्या होता, 2f होता। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मींस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉम्बिनेशन देखें, ये दो पैरेलल में है और ये थर्ड इसके साथ सीरीज में, तो जो पैरेलल में होगा उनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इन दोनों को सॉल्व कर लें, और ये है सीरीज में, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1/k। एलसीएम होगा 2k, 1 + 2, ये 3/2k, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3k आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 31 क्वेश्चन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कहते सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कितनी दफ़ा होता है, वंस ड्यूरिंग अ साइकिल, ट्वाइस ड्यूरिंग अ साइकिल, नेवर या ऑलवेज। याद रखिएगा कि हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल में 4 दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और ये बात हम लेक्चर में भी कर चुके हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एनर्जी का और टाइम का, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कलर यूज़ कर लेता हूँ, पर्पल में यूज़ कर लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, फिर मीन पे 0, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, और फिर मीन पर 0। काइनेटिक को मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, काइनेटिक मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0 और फिर मैक्सिमम। तो 4 दफ़ा हमारे पास ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब 1 वाइब्रेशन या 1 साइकिल में हमारे पास 4 दफ़ा ऐसा होगा कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि वंस ड्यूरिंग ई साइकिल, ट्वाइस ड्यूरिंग ई साइकिल, अगर ये ट्वाइस ड्यूरिंग ई साइकिल की जगह हाफ साइकिल होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट थी, फिर बीटा आंसर बनता है। लेकिन 1 साइकिल होगा, फिर ट्वाइस नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? फर्स्ट है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बीटा है बॉब ऑफ पेंडुलम, चार्ली है शॉक एब्जॉर्बर, और डेल्टा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। क्योंकि डैम्पिंग फ्री ऑसिलेशन में भी होती है और फोर्स ऑसिलेशन में भी होती है। कोई सिस्टम आइडियल नहीं होता, डैम्पिंग हर जगह प्रेजेंट होती है, तभी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम डिक्रीज करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें वो ये कह देता है कि हमारे पास सिस्टम आइडियल है, तो फिर हम कह देते हैं कि मैस अटैच या बॉब इनमें डैम्प ऑसिलेशन नहीं है, फिर चार्ली होता है शॉक एब्जॉर्बर। लेकिन ऐसा कोई चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है, तो डैम्पिंग हर जगह प्रेजेंट है, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में भी, बॉब ऑफ पेंडुलम, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द कार, तो आंसर क्या होगा? डेल्टा, ऑल ऑफ दैम। क्वेश्चन नंबर 34, a particle is performing simple harmonic motion with amplitude a and angular velocity omega. The ratio of maximum velocity to maximum acceleration is। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की रेशो फाइंड करनी है। एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। 34 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी और ए नॉट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी नॉट हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा है, और ए नॉट हमारे पास एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर है। एक्स नॉट से कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है? 1/ओमेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 34 की क्या होगी? बीटा। 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज ड्यू टू डैम्पिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं डैम्पिंग की वजह से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे पास चेंज नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेकंड है टाइम पीरियड, थर्ड है इनिशियल फेज, और डेल्टा है एम्पलीट्यूड। देखिए हर वो करेक्टरिस्टिक जिसका ताल्लुक वाइब्रेशन के साथ है हमारे पास, वो चेंज होगा डैम्पिंग की वजह से। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमारे पास टाइम पीरियड चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होगा।
इसके अलावा हमारे पास एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज करता है। तो जो फैक्टर चेंज नहीं होगा वो इनिशियल फेज़ है, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट की है वो तो फिक्स है, उसके बाद उसके इनिशियल फेज़ का ताल्लुक नहीं होता। तो इनिशियल फेज़ हमारे पास क्या होगा, वो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट डिसेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इज। टाइम पीरियड की वैल्यू जो पेंडुलम लिफ्ट में है, डिसेंड कर रहा है मीन्स डाउनवर्ड आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जी के साथ। आंसर क्या होगा, देखिए हमारे पास मोशन जब डाउनवर्ड आती है, डाउनवर्ड बॉडी एक्सेलेरेट कर रही हो, तो फिर टाइम पीरियड के फार्मूला में डिनोमिनेटर में जी माइनस ए होता है, में डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है, टाइम पीरियड बढ़ता है। तो यहाँ उसने कहा कि बॉडी डिसेंड कर रही है विद एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो जी माइनस जी ज़ीरो, और कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, मीन सिस्टम वाइब्रेट नहीं करेगा। आंसर इज डेल्टा। एट रेजोनेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज। रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट है, तो एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस कर्व ऑफ रेजोनेटिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। 38 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो शार्पनेस होती है रेजोनेंस कर्व की एक रेजोनेटिंग सिस्टम में, वो किस पे डिपेंड करती है। अल्फा ऑप्शन वो कहता है एम्पलीट्यूड पे, बीटा कहता है फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी पे, चार्ली नेचर ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्राफ की शार्पनेस होती है उसका ताल्लुक डैम्पिंग से इन्वर्स होता है। अब फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास जितना कम होगा इसका मतलब है डैम्पिंग कम है, और जितनी डैम्पिंग कम है शार्पनेस ज़्यादा है। 39, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन। फ्रीक्वेंसी मैस स्प्रिंग सिस्टम की किस पर डिपेंड नहीं करती। अल्फा एम्पलीट्यूड, बीटा पीरियड, चार्ली मैस एंड डेल्टा स्प्रिंग कांस्टेंट। आंसर क्या होगा, अल्फा, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है, चाहे मैस स्प्रिंग सिस्टम है चाहे पेंडुलम है, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से नहीं होता। एम्पलीट्यूड कम हो या ज़्यादा हो हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, टाइम पीरियड सेम रहता है। और ये हमारे एफएससी की बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40, a body is executing simple harmonic motion with amplitude x naught, the total displacement traveled by an object in time equal to its period। एम्पलीट्यूड x naught है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर टाइम 1 पीरियड के इक्वल हो। तो 1 वाइब्रेशन के अंदर बॉडी इनिशियल जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करेगी दोबारा वहीं पर आ जाएगी, इसका मतलब जो पॉइंट इनिशियल वही फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। लेकिन अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता तो फिर वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्वल होता। क्वेश्चन नंबर 41, अ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फिनोमिना ऑफ। जो माइक्रोवेव ओवन है इसका जो वर्किंग फिनोमिना हमारे पास होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, इफ अ बॉडी vibrates with natural frequency without the interference of an external force then it is said to be। अगर एक बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, इसका मतलब ये कौन सी ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन। और अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही हो, कोई पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो तब ये फोर्स वाइब्रेशन कहलाएगी। नंबर 43, अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी विद विच इट्स टोटल एनर्जी वेरीज। हम जानते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी में जो टोटल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती, और जो चीज़ चेंज ना हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो। तो आंसर होगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44, अ मैस अटैच विद अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4। एम्पलीट्यूड हमारा ए है, किस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होगी। 1/4 किसके, अगर ना भी बताया जाए हमें पता होना चाहिए 1/4 टोटल वैल्यू के, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो 44 क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये कहा गया कि वो 1/4 हो गई है। 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या टोटल वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के x² होता है, और मैक्सिमम या टोटल एनर्जी का फार्मूला हाफ के x0² होता है। 1/2 के कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लें
तो x का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आंसर होगा एम्पलीट्यूड का हाफ। एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट किया है तो a/2 आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 45, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ एन ऑसिलेटर वी हैव टू। अगर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करना चाह रहे हैं डबल, हमें क्या करना होगा? मैस डबल करना होगा, हाफ करना होगा मैस को, क्वाड्रपल करना होगा, या मैस को रिड्यूस करना होगा 1/4। अब मैस की फॉर्म में तो हमारे माइंड में आएगा कि ये बेसिकली हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ये स्प्रिंग सिस्टम का पूछा गया, क्योंकि नन की ऑप्शन तो है नहीं कि हम कहीं पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि पेंडुलम होगा तो वहाँ लेंथ वेरी करेगी। तो मैस की फॉर्म में ऑप्शंस है, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम 1/2 पाई अंडर रूट k/m। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन करेक्ट होगी जहाँ मैस कम हो रहा है। अब मैस कम दो ऑप्शन में हो रहा है, बीटा और डेल्टा। अब बीटा में मैस हाफ अगर होगा m/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 2 आंसर होगा, इसका मतलब बीटा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? डेल्टा, कि मैस अगर रिड्यूस हो जाए 1/4। देखें कैसे, जब मैस हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1/4 तो हमारे फार्मूला के अंदर डिनोमिनेटर में m की जगह m/4 जब आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। जब 4 का अंडर रूट 2 होगा तो ये पूरा फार्मूला 1/2 पाई k/m अंडर रूट, इसके साथ 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी डबल होगी अगर मैस रिड्यूस हो जाए टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 46, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए? हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इंस्टेंटेनियस वो क्या है? 1/2 के x0² माइनस x²। अब उसने कहा कि जो टोटल एनर्जी है वो E है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी यूज़ कर लें, ठीक है, उससे भी सॉल्व हो सकता है। और वो फार्मूला इसकी जगह पर कौन सा होगा? वो फार्मूला कुछ इस किस्म का होगा, 1/2 के x0² कॉमन 1 माइनस x²/x0²। तो ये जो फैक्टर है ये टोटल एनर्जी है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर टोटल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, x कितना है? एम्पलीट्यूड का हाफ, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, x की जगह x0/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर लेंगे x0² से कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये होगा 3/4। तो मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4। अब टोटल एनर्जी E है तो 3/4 E हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 47, अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज पीरियड T when a train is at rest. When a train is accelerating, the time period of simple pendulum will be. अब क्वेश्चन नंबर 47 में हमें ये कहा गया कि जब ट्रेन रेस्ट पर है तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो T है। अगर ट्रेन एक्सेलेरेट करे तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ट्रेन हमारे पास एक्सेलेरेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर हमारे पास लेट्स है ये ट्रेन का चैम्बर है और यहाँ पर एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलेरेशन एक है वो डाउनवर्ड है। अब जब ट्रेन एक्सेलेरेट करेगी फॉरवर्ड तो यहाँ पर एक और एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होगी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेट एक्सेलेरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल अब उस सिस्टम के अंदर नेट एक्सेलेरेशन होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं नेट एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास अगर ये बेस ए है, ये परपेंडिकुलर जी, तो ये अंडर रूट a² प्लस g² के इक्वल होगी। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट l/g है। अब यहाँ पर नेट एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो नेट एक्सेलेरेशन है अब वो सिर्फ g नहीं है, g में a का फैक्टर ऐड हो रहा है। तो नेट एक्सेलेरेशन अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
The kinetic energy and potential energy of the particle executing simple harmonic motion with amplitude A will be equal when its displacement is. हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल कब होते हैं, ये हमने क्लास में सॉल्व भी किया था। जो कंडीशन गिवन है उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। दोनों के फार्मूला को पुट कर दें, काइनेटिक हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर राइट पर जाकर पॉजिटिव, तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर आप अंडर रूट लें तो x की वैल्यू एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2 मीन्स एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट किया, करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 49, if ratio of time period of total pendulum is 1:2, the ratio of their length will be। अगर दो पेंडुलम के टाइम पीरियड की रेशियो 1:2 है तो लेंथ की रेशियो क्या आएगी। टाइम पीरियड का लेंथ के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो लेंथ का टाइम पीरियड के स्क्वायर से रिलेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंथ की रिलेशन बनाते हैं L1 ओवर L2 तो वो हमारे पास T1 ओवर T2 होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो टाइम पीरियड की रेशियो 1:2 है तो 1/2 का स्क्वायर 1:4 आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। देखिए हमारे पास ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के इक्वल है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट वो 2 पाई के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ 2 पाई डेल्टा, जो सिंबल हमारे पास यहाँ मिसिंग है ये बेसिकली पाई है।